अध्याय 3 सबक 3 अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सन 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक से कहा गया कि वो ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की एमबीए क्लास को संबोधित करें। मेरा एक मित्र एमबीए की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत शक्तिशाली और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वो बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई, तब रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूं? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। एमबीए के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे ये सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस कारोबार में हूं? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए। मुझे मालूम था कि तुम लोग यही कहोगे। वो ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूं। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट का है। जैसा मेरे मित्र ने बताया, रे ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नजर नहीं हटाई। वो जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वो उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ हैं। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वो कार धोने वाले गैराज का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन है। पहले आपने देखा कि रेखा चित्रों के माध्यम से हमने बताया था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वो सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। ये अमीरों का तीसरा रहस्य है। ये रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण ये होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस ऑफिसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, आपका खुद का काम क्या है? और वो कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वो बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहां नौकरी करता हूं। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है।
स्कूल कॉलेज के साथ समस्या ये है कि आप अक्सर वो बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वो बनने में गलती ये होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वो अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि पहला नियम किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए। बहुसंख्यक गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूं। इसका बुनियादी कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधारशिला नहीं है। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति यानी उनका मकान उन्हें जिंदा निगल रहा है। उनकी संपत्ति हर महीने उनके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब्स अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें संपत्तियां माना था वो आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थीं। मैं मानता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म भरा होगा। नेटवर्थ वाले खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में किन चीजों को संपत्तियां माना जाता है। एक बार मैं लोन चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने संपत्ति वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब्स, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीजें भी शामिल कर ली। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज्यादा निवेश था। लोन मंजूर करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना ज्यादा पैसा कमाता था। वो जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य सांचे में नहीं ढलते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं हर बार सिहर जाता हूं जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूं कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 लाख है। नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। आय कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। पैसे जुटाने के लिए वो अपनी संपत्तियां बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती हैं। दूसरी ओर अगर संपत्तियां बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उसके अनुमान से कम होती है।
अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान न खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं, उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है। यानी ये सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखने देता है। मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेलना शुरू किया, उसी पल उसका मूल्य घटकर $150 हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वो घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चे पैदा करें और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में अटक जाएं, नौकरी से चिपके रहें और हर चीज उधार पर खरीदें। इससे पहले ही उनसे ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनवाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूं जो विवाह के बाद एक ऐसी जीवन शैली में उलझ कर रह जाते हैं जो उन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगी। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तब माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब वो थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां इकट्ठा करने की सलाह देता हूं? मेरे संसार में असल संपत्तियां इस श्रेणी में आती हैं। ऐसे कारोबार जिनमें मेरे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूं, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहां काम करना पड़े तो ये कारोबार नहीं होगा, ये तो नौकरी बन जाएगी। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट, नोट्स, IOU, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने मुझे उन संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं दिन भर उन्हें निहार सकता हूं। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वो उतनी बुरी नहीं होती कि उनकी वजह से रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें ये नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम है। इसका कारण यह है कि मैं मैनेजर नहीं, उद्यमी हूं। अपने शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, US मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों में गुजारा समय मजेदार था, जिसकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि दिल की गहराई में मैं कंपनी वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसीलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूं। कई बार मैं खुद भी कंपनी खड़ी करके उसे सार्वजनिक करता हूं। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वो हैं भी। लेकिन अगर आप इस निवेश से प्रेम करते हैं, इसे समझते हैं और खेल के नियम जानते हैं, तो जोखिम कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के मामले में मेरी निवेश रणनीति ये रहती है कि 1 साल के भीतर उस शेयर से बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरी रणनीति ये है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदो, ताकि मुनाफे पर टैक्स तुरंत न चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं
रियल एस्टेट को आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रखता हूं। जब मैं मरीन कॉर्प और जेरोक्स में था तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने दी थी। मैं दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी ध्यान केंद्रित करता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों की खरीद फरोख्त करके अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बहुत सक्रिय था। अमीर डैडी हमेशा वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। वो कहते थे कि मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह से समझने लगूंगा, निवेशों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उसे सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूं जब तक कि वो खुद ऐसा ना करना चाहें। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती और उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती हैं। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती हैं उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती हैं। इसलिए अगर आप में खुद की कंपनी का मालिक बनने की प्रबल और वास्तविक इच्छा है तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा, वरना दिन की नौकरी करते रहें और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूं अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो मेरा मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर जाए तो उसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहें, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फरकोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। वो अमीर दिखते तो हैं लेकिन हकीकत में वो बस कर्ज के दलदल में ज्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता के सामान खरीदती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा तो उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं, अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि इससे यह साबित हो गया था कि वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना जानती थी। अब वो कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं है, ये उससे ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उसने अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावावेग में नई कार या विलासिता की कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वो बोर हो रहे हों और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वो आदमी अंततः उस वस्तु से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वो रहस्य
जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। अध्ययन सत्र अध्याय 3 सबक 3 अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। सार। रॉबर्ट के एक मित्र ने सन 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में रे विद्यार्थियों के साथ उनके प्रिय स्थान पर बियर पीने के लिए जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वो किस व्यवसाय में हैं। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वो हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वो हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं है बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में है। वो जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की जमीन और स्थान उसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला स्वामी है, जिसके पास पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के नुक्कड़ों का स्वामित्व है। रॉबर्ट के मित्र ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वो कई कार सर्विसिंग सेंटर्स का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं, उनके नियोक्ता, सरकार और बैंक। रे क्रॉक और अमीर डैडी अमीरों का रहस्य क्रमांक 3 जानते थे। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद ना करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? और वो जवाब देते हैं, ओह, मैं बैंकर हूं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो बैंक के मालिक हैं? और वो आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस प्रकरण में उन्होंने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की जरूरत है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कोई कंपनी शुरू करना नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह हो भी सकता है। इसके बजाय आपका व्यवसाय आपकी आय वाले नहीं, संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। प्रमोशन या बेहतर नौकरी से आपको ज्यादा वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने में तभी मदद मिलेगी जब अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाए। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय बुनियाद नहीं होती। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना होता है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना होता है। वो जोखिम लेना वहन नहीं कर सकते और जब मुश्किल समय आता है तो लोगों ने जिन चीजों को संपत्तियां माना था वो किसी वित्तीय संकट से बचने में उनकी मदद नहीं करती हैं। उस कार का मूल्य बहुत ज्यादा घट जाता है। गोल्फ क्लब्स, उनका भी यही हाल होता है। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन चीजों को संपत्तियों की सूची में रखने की अनुमति देता है वो अक्सर सच्ची संपत्तियां नहीं होती हैं। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं आया था कि वो किराए से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंक को यह चिंता भी थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। लेकिन जब रॉबर्ट ने सूट, आर्ट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीजों को संपत्तियों की सूची में शामिल किया तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्थ वो पैमाना नहीं है जो लोग सोचते हैं कि ये है। लोग जिन ज्यादातर तथाकथित संपत्तियों के आधार पर अपनी नेटवर्थ तय करते हैं वो उतनी मूल्यवान नहीं होती जितना कि वो सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया है तो होने वाले मुनाफे पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि वो अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, दिन की नौकरी करते रहें लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें।
दायित्व या व्यक्तिगत चीजें नहीं, जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता है। व्यय को कम रखें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों की नींव बनाएं। अभिभावकों को अपनी संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की जरूरत है ताकि वो समझ सकें कि सच्ची संपत्ति क्या है। इसके फलस्वरूप वो खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि असली संपत्तियां इन श्रेणियों में आती हैं। पहली, ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, मैं उनका मालिक अवश्य हूं, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहां पर काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, शेयर। तीसरा, बॉन्ड। चौथा, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट। पांचवां, नोट्स, IOU। छठा, बौद्धिक संपदा यानी कि संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। और सातवां, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हों। रॉबर्ट को रियल एस्टेट से प्रेम है, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय उसके बारे में सोचने और उसकी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हैं तो इसमें निवेश ना करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम करते हैं क्योंकि वो खुद एक उद्यमी हैं। कुछ लोग इतनी कम पूंजी वाली कंपनियों के जोखिम से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें दौलत बनाने की जगह के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति 1 वर्ष में निवेश बाहर निकालने की होती है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट की रणनीति यह है कि वो छोटी शुरुआत करें और मुनाफे पर लगने वाले टैक्स में विलंब करते हुए उन्हें बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदें तथा रियल एस्टेट को 7 साल से कम रखें। मरीन और जेरोक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखा। वो दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सक्रिय रहे तथा रियल एस्टेट और छोटे शेयरों में कारोबार करते रहे। उन्होंने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज्यादा समझा, वो निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में उतने ही बेहतर बनते चले गए। वो लोगों को कोई कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते थे जब तक कि उनमें सचमुच ऐसा करने की इच्छा ना हो। अगर इच्छा नहीं है तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि वो अपने दिन की नौकरी कायम रखें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो लोग विलासिताओं में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर कैश फ्लो उनका समर्थन करे। संपत्ति वाले कॉलम को बनाएं और फिर उन संपत्तियों से उत्पन्न आमदनी से विलासिताओं को खरीदें। बाएं गोलार्ध का पल। जब संपत्तियां विलासिताओं को खरीदने लायक पर्याप्त आमदनी देने लगें, तब आप उन्हें खरीद सकते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। आपका व्यवसाय क्या है, इस बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचें। यह आपका पेशा नहीं है। अवचेतन पल। आप जिस प्रकार की संपत्तियों से प्रेम करते हैं उन्हें हासिल करें, क्योंकि आप उनकी बेहतर परवाह करेंगे और उनके बारे में सीखने में आपको मजा भी आएगा। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें कि रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ न लें। वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए इंसान को अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी हर व्यक्ति अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है।
वित्तीय संघर्ष प्रायः इस बात का सीधा परिणाम होता है कि लोग अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करने में बिता देते हैं। कई लोगों के पास अपने कामकाजी दिनों के अंत में अपने प्रयासों के बदले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेटवर्थ सटीक नहीं होती। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, मुनाफे पर टैक्स लगा दिया जाता है। एक बार जब कोई डॉलर अंदर जाए तो उसे कभी बाहर न निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, आपका पेशा क्या है और आपका व्यवसाय क्या है, उनमें क्या फर्क है। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपने अपनी नेटवर्थ में गिना हुआ था, अब आप उन्हें कैसे देखते हैं। तीसरी, आप जिन संपत्तियों को हासिल कर रहे हैं, क्या वो ऐसी हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं? अगर नहीं तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं। चौथी, वो समय कौन सा था जब आपने कोई विलासिता का सामान खरीदा था जिसे आपका कैश फ्लो तर्क संगत नहीं ठहराता था। वो कौन सा समय है जब आपने ऐसा किया था, तब कैश फ्लो उस खरीदारी को तर्क संगत ठहरा सकता था। इसकी तुलना करें कि आपने उन दोनों स्थितियों में कैसा महसूस किया था, खरीदारी के समय भी और बाद में भी। क्या आपके परिवार में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने किसी दूसरे की खातिर काम करने में अपना पूरा जीवन बिताया है और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा था? अगर आप दे सकते तो उन्हें क्या सलाह देते? शब्दावली की परिभाषाएं। बॉन्ड, कर्ज, जिसमें अधिकृत रूप से इसे जारी करने वाला बॉन्ड धारकों से कर्ज लेता है और परिपक्वता नामक भविष्य की तारीख पर मूलधन तथा ब्याज लौटाने का वादा करता है। उद्यमी, वो व्यक्ति जो मुनाफा हासिल करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सेवा को प्रदान करने का सिस्टम बनाता है। उद्यमी अवसर का पीछा करने के लिए जोखिम स्वीकार करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हें पूंजीवादी समाज में बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण समझा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी आय, व्यय, संपत्तियों और दायित्वों का स्टेटमेंट। जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड, जिसे आपका बैंकर आपको कर्ज देने से पहले देखना चाहता है। स्टॉक, शेयरों के वितरण के जरिए कॉरपोरेशन द्वारा उगाही जाने वाली पूंजी।